वक्त के हर सफ़र में अपने आप को मजबूत रखना एक सफल व्यक्तित्व की पहचान है। समय परिवर्तनशील है, सदा रहेगा, लेकिन अपने हौसलों से, अपनी कोशिशों से अपनी मंजिल को पा लेना ही एक जुनून और एक ताकत की पहचान है। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। आई होप आप सभी लोग मोटिवेटेड होकर स्टडी कर रहे होंगे। मेरा मोटिवेशनल कोट्स आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा होगा। सो बढ़ते हैं आज हम हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे भू आकृतियाँ और उसकी प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है, उसमें हमने अंतर्जनिक बाहिर्जनित दोनों स्थितियों को समझ लिया। अपक्षय के बारे में हम बात कर रहे थे। अपक्षय जो है हमारा, जस्ट अ मिनट, अपक्षय की जब स्थिति हमने देखी, हमने 3 क्षेत्र के बारे में बात की कि अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक, भौतिक और जैविक, इन तीनों क्षेत्रों से प्रभावित होती है। अब अपक्षय के प्रभाव क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपक्षय का जो प्रभाव है, अपक्षय का प्रभाव क्या रहता है वो हम देखेंगे। उसमें हमने मोस्टली जो रासायनिक, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं और जैविक क्रियाएं, इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अपक्षय का विशेष प्रभाव क्या रहता है, हमारे जो बाहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया हैं उसमें अपक्षय का क्या प्रभाव है, क्या रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। अपक्षय के विशेष प्रभाव की अगर बात की जाए तो एक स्थिति जो होती है उसकी व्याख्या अगर हम करते हैं तो इसके अपक्षय प्रक्रियाओं का तापीय संकुचन और फैलाव और लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसंकलन एक परिणाम है, एक प्रक्रिया नहीं है। अपसंकलन का मतलब ये होता है, देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस चीज़ का यहाँ से टूटकर बिखरकर अलग हो जाना, तो ये प्रक्रिया एक समूह के रूप में हुई होगी या एक हल्की धीमी गति में होने वाली प्रक्रिया होगी। इसको हम कहते हैं ये एक परिणाम है, ना कि प्रक्रिया, एक प्रोसेसिंग नहीं है, ये एक परिणाम है अपसंकलन। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अपसंकलन से आप क्या समझते हैं या अपसंकलन क्या होता है। तो अपसंकलन एक तापीय संकुचन, फैलाव और लवण अपक्षय के अंतर्गत एक प्रक्रिया परिणाम है जो कि उसके स्थलाकृति को परिवर्तन कर देती है। शैलों या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पतकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसंकलन अभारीकरण एवं तापक्रमण प्रक्रिया परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव और संकुचन के कारण भी होता है। अपसंकलित गुंबद व टॉर्च क्रमशः अभारितरण एवं तापीय संकुचन से भी उत्पन्न होता है। तो एक चट्टान में एक मोटे तौर पर एक चादर के रूप में खंडित एक प्रक्रिया, या हमें कहें कि एक खंडित भाग, वो हमारा अपसंकलन कहलाता है, जो कि एक परिणाम है उस क्षेत्र के अपक्षय का, ना कि प्रक्रिया है। तो आप इसको परिणाम समझिएगा, और जो परिणाम उस स्थिति में परिवर्तन कर देता है वही हमारा अपसंकलन कहलाता है। अपक्षय का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में भूमिका निभाती है। न केवल वह पत्थरों व मृदा का निर्माण में भूमिका निभाती है, अपितु अपर्दन और वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती है। जैव मात्रा में, जैसे कि देखिए एक कंपोजिशन जो एक टूटकर अलग हो गया, अब एग्जाम्पल के लेते हैं कि इसकी क्या भूमिका रहेगी। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें एक प्रमुख भूमिका ये रहती है कि जो अपक्षय की स्थिति है, अपक्षय की स्थिति है, ये प्रारंभिक प्रक्रिया है। मान लीजिए ये एक चट्टान है, इस चट्टान का एक टुकड़ा टूटकर इससे अलग हो गया है। अलग होने के बाद ये जो मलबे के रूप में हमको दिखाई देगा, एक मलबा इकट्ठा हो जाता है, उस मलबे को अपर्दन होना शुरू हो जाता है। अपर्दन कैसे होगा? हवा द्वारा, क्योंकि एक चट्टान तो हवा से खिसक नहीं सकती। एक टुकड़े होंगे, जो भाग, बिखरा हुआ भाग होगा, वही भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके अपर्दन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तो अपर्दन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपक्षय, और उसी के साथ साथ ये एक वृहद संचलन में भी, मास मूवमेंट जो होता है इसमें परिवर्तन, उसमें भी एक भूमिका निभाता है। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपक्षय वृहद क्षरण, अपर्दन और उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। उच्चावच मतलब वहाँ के स्थलाकृतियों में जो लघुकरण एक कमी करता है, एक उच्चावच की स्थिति में परिवर्तन करता है, लघुकरण में भूमिका निभाता है, उसको छोटा आकार में उसके बदलाव करने का प्रयास करता है, वो हमारा कहलाता है अपक्षय, या फिर उसी को अपक्षय का एक परिणाम मान सकते हैं।
एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। शैलों का अपक्षय व निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि मूल्यवान जितने भी खनिज हैं, लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा और अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में एक सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिकल लेवल पे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, उनको निकालने में हमारी भूमिका निभाती है। मिनरल्स रिसोर्सेज जो हमारे खनिज संसाधन हैं, उनको बाहर की तरफ एक स्थिति प्रदान करने में एक भूमिका निभाता है अपक्षय। तो ये हमारी स्थिति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निरीक्षण के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, नदियों द्वारा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी अगर हम शैलों का अपक्षय होता है तो वो ढलान में मान लीजिए एक पदार्थ टूटकर सामूहिक रूप से अपक्षय में अलग हो गया, तो मृदा या जल के द्वारा उसका बहाव के साथ वो उसको क्या करता है, आगे लेके चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमिगत जल द्वारा भी एक रासायनिक प्रक्रिया, जो भूमि के अंदरूनी जो जल होगा उसके द्वारा भी एक भौतिक निरीक्षण के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है। शैल बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है और इस प्रकार के अपक्षय के लिए भी बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण और शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए इसका समृद्धिकरण, इसको क्या कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं। तो जो भी हमारे बहुमूल्य पदार्थ हैं उनका संकेंद्रण होता है। दूसरा, अपक्षय के बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण पर्याप्त नहीं होता और आर्थिक दृष्टि से भी इसका दोहन और शोधन इसी में भूमिका निभाता है। वृहद संचलन क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है? आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें क्या है कि ढालों में एक मलबा जो जमा हुआ होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक स्थान से बहुत ज़्यादा हिम के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा तेजी गति से जो चला जाता है वो हमारा वृहद संचलन कहलाता है। वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि वायु द्वारा जल हिम को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाता है। दैट मीन्स ये होता है कि जो अपर्दन की जो स्थिति है वो हवा, हिम और जल के द्वारा होती है। लेकिन वृहद संचलन क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण और ढाले स्लोप में एक गति, तेज गति होती है और उस मोमेंट में वो ना तो जल का वेट करती है, ना ही वो किसी हवा का वेट करती है, ना ही वो किसी बर्फ का वेट करती है, ना किसी का भी वेट नहीं करती, बल्कि ये ही इसके साथ वायु को भी ले जाती है, जल को भी ले जाती है, अपने एक फ्लो में एक बहाव करता है। उसे ही हम कहते हैं वृहद संचलन, जो अपर्दन और अपक्षय से विपरीत होता है। अपर्दन की प्रक्रिया क्या होगी, उस मलबे को इकट्ठा करने में भूमिका निभाएगी, जबकि जो हमारा अपक्षय होगा, अपक्षय की प्रक्रिया उसको मलबे को इकट्ठा करेगी और अपर्दन की जो प्रक्रिया होगी वो हवा के द्वारा धीमी गति से, जल के द्वारा धीमी गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर देगी। लेकिन जो वृहद संचलन होता है, वृहद संचलन एक स्लोप में एक गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक ढलान की स्थिति के कारण एक स्थान में मलबे को एक साथ लेके जाती है, उसके साथ जल भी चला जाता है, वायु भी चला जाता है और हिम भी चला जाता है। तो यही कहलाता है हमारा मास मूवमेंट। वृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों और अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह सबसे इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपेक्षित ढाल पर अनपेक्षित पदार्थों को अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होता है। तो बिल्कुल अपक्षय की भूमिका हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे इसकी सक्रियता जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर पहले से ही मलबा पहले से टूटकर बिखरा हुआ होगा तो वृहद संचलन में भूमिका पूरी करने में उसको आसानी होगी। लेकिन ये भी कहना ज़रूरी नहीं है कि अपक्षय के द्वारा ही वृहद संचलन होता है, बिल्कुल नहीं। अपक्षय एक गति है, गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक ढलान की जो स्लाब की एक स्थिति रहती है उसमें वो एक साथ चीज़ों को बहा के ले जाती है। ना तो अपक्षय इसमें रोल निभाता है, ना ही अपर्दन। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग प्रोसेस है, जो कि हमारे मलबे को संचलित एक मंद गति से या तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया से एक साथ विसर्पण, बहाव और स्खलन, पतन कर देती है।
वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रभावित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है, यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी वे सफल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वृहद संचलन जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल शक्ति है उसकी सहायक होती है, और कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित होते हैं हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सम्मिलित नहीं होते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से ये स्थिति करने में भूमिका निभाते हैं। जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं, असंबद्ध, कमजोर या छिछले संस्तर वाली सेलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, भृगु, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होता है। वृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। तो ये भी स्थिति रहती है वृहद संचलन में। जैसे कि आपने लैंडस्लाइड्स देखते हैं, वो उसका कारण कहीं ना कहीं हो जाता है, चट्टानों में बिखराव हो जाता है, ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव, और अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति, ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह से पदार्थ का या भार का हटना, भूकंप का आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन होना, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव होना, झीलों, जलाशय एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन, परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। ये सभी स्थितियाँ क्या होती है, ये आपके वृहद संचलन में भूमिका निभाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश होना। संचलन के निर्माण में तीन रूप होते हैं, जैसे कि अनुप्रस्थ, विस्थापन और मृदा का अनुप्रस्थ प्रवाह या स्खलन। तो ये सभी स्थितियाँ क्या होती है, वनस्पति और पदार्थों, चट्टानों की भूमिका में वृहद संचलन करने में योगदान देती है। सारी थ्योरी है, कुछ इतना डिटेलिंग नहीं है। वृहद संचालन अगर आपसे पूछे तो अपक्ष और अपरदन से भिन्न एक प्रक्रिया है, जिसमें नदियों के जिसमें अपरदन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अपक्ष की उसकी भूमिका रहती है उसको और गति देने में। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन अपेक्षाकृत देखिए एकदम से होने वाला ये स्खलन है, ना तो ये जल का वेट कर रहा है, ना ये हवा का वेट कर रहा है, ना ये अपक्ष का वेट कर रहा है कि धीरे गति से एक साथ, ये एक तेज गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसे हम वृहद संचलन मान सकते हैं। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र व अगम्य संचलन है। इसमें संस्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षा शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृति, सेल में अनिरंतरता और क्षरण का अंश जो है ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस वेग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। हिमस्खलन भी होता है, भूमि के अंदरूनी पहाड़ी स्खलन भी होता है, ये शुष्क भी हो सकता है। ये शुष्क क्षेत्र के जो मलबे हैं वो एक साथ प्रभावित होकर उस क्षेत्र को बदल देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा होगा। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्त के साथ शेल, मलबा के एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। जैसे कि एक स्लोपिंग के आधार पर चीज़ों का बदलना, जैसे कि यहाँ पे एक पर्वत है, उसकी प्रक्रिया अगर हम देखें, इसका हिस्सा यहाँ से टूटकर पूरा एक साथ मलबे के रूप में नीचे की तरफ ढाल की आकृति में नीचे की तरफ आ जाना, फिसलन के आधार स्लेपिंग जिसे हम कहते हैं, अवसर्पण कहलाता है। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन में बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल वृहद के स्खलन के सेल स्खलन से जुड़े रहते हैं, जिसे हम इसे स्खलन कहते हैं। स्खलन का मतलब होता है उससे अलग होकर टूटकर बाहर आ जाना, एक मलबे के रूप में बह जाना स्खलन होता है। तीव्र ढाल पर सेल स्खलन बहुत तीव्र गति एवं विध्वंस होता है। बिल्कुल आपने हिमाचल प्रदेश का देखा होगा, हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी हमारे, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी थी, और एकदम से होने वाली ये लैंडस्लाइड जिसने हालात बहुत ख़राब कर दिए थे। भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखलाओं में भूस्खलन स्कार। तो ये भूस्खलन ऐसे होता है, लैंडस्लाइड से एक साथ चीज़ें बहने लग जाती है, बहुत हैवी होता है, और ये फ्लो इतना इससे फ्लो को रोकने के कई सारी चीज़ें हैं। देखिए आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूस्खलन बहुत हैवी मात्रा में होते हैं। अगर आपने 9-10 की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जो मैं मुझे याद आ रहा है। उसमें बेसिकली नेपाल की साइड की ही एक क्षेत्र को बताया था
जिसमें 200 किलोमीटर की एक पहाड़ी थी जिसमें एक स्खलन हो जाता है और उस भूस्खलन की वजह से वहाँ पर रह रहे लोगों को जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, गांव के गांव खाली कर दिए जाते हैं। ये स्थिति एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि भूकंप और ये भूस्खलन जैसी स्थितियों को जितना एक आकस्मिक होने वाली घटनाएं हैं, अंतर्जातीय बलों में हमने पढ़ा था आकस्मिक घटनाएं, तो ये आकस्मिक घटनाएं इतनी तीव्र गति से होती है जो हमें समझने और समझने का तक का मौका नहीं देती। कई बार मौसम की जानकारी रखने वाला मौसम विभाग भी इस घटना को समझने में असमर्थ रहता है। तो इस स्थिति को हम एक लेवल पे इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि जहाँ बार बार स्खलन हो रहा, उस क्षेत्रों को हम रेड जोन में डाल सकते हैं, वहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं। तो कई ऐसे प्रयास करके हम उस स्थिति में लोगों को जीवन की क्षति होने से रोकने का हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसमें हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश में घटना हुई थी, इसका कारण कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हो रही परिस्थितियों की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही हो रही है, क्योंकि हम नेचर के साथ गलत कर रहे हैं। तो नेचर भी हमारे साथ टिट फॉर टेट वाली स्थिति अपना रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यही स्थिति नेचर के साथ जब हम करने का प्रयास करते हैं, हम प्रकृति के साथ कुछ भी उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा विपरीत प्रभाव भी हमें देखना ही पड़ेगा। तो ये भूस्खलन, भूकंप कहीं ना कहीं इससे हमारी जीवन से जुड़े हुए प्रभाव के कारण ही ये उत्पन्न होते हैं। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है तीव्र नदी संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूर खड़े रहकर स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप एक वीडियो भी देखेंगे नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पे, लैंडस्लाइड्स के, वोल्केनो इरप्शंस के बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से दे रखी है। आपको टाइम मिलता है तो आप डिटेल से उसको भी देख सकते हैं। हालांकि आपके चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है कि आप लैंडस्लाइड की मीनिंग समझ लें और लैंडस्लाइड्स के इफेक्ट को और उसको रोकने के उपाय भी आप बता सकें। इतना आपको अगर आता है तो दैट्स ओके। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी है इसके बारे में, तो नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कवरी चैनल, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देता है सीखने के लिए। आप कोई कार्टून देखते हैं या फिर कुछ मूवीज़ देखते हैं एंटरटेनमेंट की, उससे बेटर यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलेगी और जो आपके लिए नॉलेजेबल भी होगी। तो टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। और सेकेंडरी चीज़ जो हमारा, अगर हम इसकी बात करें, किसी तीव्र ढाल के सहारे जो भी हमारा लैंडस्लाइड हो रहा है या उसका कारण कहीं ना कहीं चट्टानों का टूटना ही है, और इस स्खलन के द्वारा जिसकी पदार्थ गहराई और प्रवाहित होते हैं उसे अलग कर देता है। वृहद क्षरण एवं वृहद संचलन से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है और क्यों, ये आपको बताना है। वृहद क्षरण और संचलन क्या कहेंगे? वृहद क्षरण क्या होता है? वृहद क्षरण का मतलब होता है उसका ह्रास हो जाना, और संचलन का मतलब उसकी गति। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। क्या मिट्टी के रैपिड फ्लो मूवमेंट हो सकता है क्या? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? ये चीज़ अब आपके लिए होमवर्क बन जाती है, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपको एनालाइज करके मैंने समझाया है ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लो सॉइल फ्लो जो है, रैपिड फ्लो मूवमेंट है, ये इसको कैसे इसको सम्मिलित हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके अंतर्गत, वो आपको बताना है। तो आप ट्राई कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमारे देश में मलबा अवदाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते रहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय प्लेट टेक्टोनिक्स के दृष्टिकोण में सक्रिय हैं। अधिकांशतः परतदार सेलें जो हैं हमारी असंगठित हैं, अर्ध संगठित पदार्थों से बनी हुई है। इसके ढाल मध्यम न होकर तीव्र हैं, जिसकी वजह से हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला की सीमा बनाते हैं। नीलगिरी और पश्चिमी घाट तट के किनारे पश्चिमी क्षेत्र में कहें तो बहुत कठोर सेल निर्मित हैं, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवदार भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि अगर हम साउथ की बात करें, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है हमारी तमिलनाडु, कर्नाटका, ये हमारा दक्षिण का क्षेत्र है, और हिमालय की बात करें तो ये हमारा उत्तर का क्षेत्र है। तो उत्तर के क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ हैं। बर्फीले पहाड़ में भूस्खलन, हिमस्खलन हम कई बार देखते हैं, क्योंकि हिमस्खलन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, यहाँ पे भी थोड़े होते हैं, क्योंकि लेकिन कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चट्टान है वो बहुत कठोर मात्रा में है।
कठोर इसकी स्थिति है। कठोर सेलों के कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड जो है हमें कम देखने को मिलते हैं। हालांकि लैंडस्लाइड यहाँ पे भी होते हैं क्योंकि पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं, तो मलबा ऑब्वियसली सा है वहाँ पर भी टकराव होगा, एक बिखराव होगा। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े हैं, भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर है, तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है, वहाँ लघु अवधि से अधिक वर्षा होती है, अतः स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव साथ प्राय सीधे सीधे सेल पतन ही होते हैं। तो सिंपल सा है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं या हमारे दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं, उनमें एक अवधि जो है वहाँ पे वर्षा के कारण, क्योंकि जो हमारा मानसून है वो हमारे इधर की पश्चिमी घाट की तरफ से ही आता है, तो यहाँ वर्षा की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें इरोजन होती है और इरोजन होकर वो स्खलन का स्थिति को उत्पन्न कर देती है। अपर्दन और निक्षेपण, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि अपर्दन, देखिए अपर्दन कैसे हो रहा है। एक अपक्षय हमने देखा था कि एक बल्क में टूटकर अलग हुआ, लेकिन अपर्दन जो है एक छोटी छोटी अवस्था में टूटकर स्थान को अलग कर रहा है। अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबों की अवाप्ति एवं उसके परिवहन में सम्मिलित किए जाते हैं। पिंडाकार सेल एवं अपक्षय अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान की ओर ले जाती है, इसी कारण इसे गद्यात्मक स्वरूप के रूप में निर्भर करते हैं। तो ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से पता है अपर्दन क्या है। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे अपघर्षण के द्वारा पर्याप्त योगदान देते हैं। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो भी स्थलाकृतियां ऊंची क्षेत्र में होगी उनका निम्नीकरण यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थिति में वहीं पे परिवर्तन हो रहा है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। तो वही चीज़ है कि वृहत संचलन में भी अनिवार्य स्थिति अपक्षय की नहीं रहती, ना ही अपर्दन में रहती है। हाँ, इसमें इनकी भूमिका इसलिए रहती है क्योंकि एक बल के साथ जब वो चीज़ों को अलग करता है तो उसका अपर्दन होना आसान हो जाता है। अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय वृहत क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। वृहत संचलन एवं अपर्दन में भी ये योगदान देते हैं। हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आई होप एक एक चीज़ जब यहाँ पे क्लियर की जा रही है अब आपको कोई डाउट्स एंड इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर भी रहते हैं तो मैं आपके लिए सदैव अवेलेबल हूँ। आप प्लीज़ अपने डाउट्स मुझे बताइए। आपके कॉन्सेप्ट में कहीं इशू आ रहा है, कहीं पे आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं पॉइंट्स में, तो प्लीज़ शेयर मी। आप उस चीज़ों को शेयर इट करेंगे तो मुझे उस चीज़ को समझ में आएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, चीज़ों को हम थोड़ा सा स्लो के साथ भी पढ़ रहे हैं और 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रही होती या पॉलिटी पढ़ा रही होती तो मैं स्टोरी के साथ आपको बता देती। हाँ, हो सकता है एक दो चीज़ें मैं ऊपर नीचे भी कर देती, लेकिन ज्योग्राफी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर अपक्षय को समझेंगे तो अपक्षय और अपर्दन दोनों ही डिफरेंस पोजिशंस में रहते हैं और उनको अलग मानना हमारे लिए मैंडेटरी भी हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ की वैल्यू करेंगे और आप समझेंगे कि ज्योग्राफी इतनी डिटेलिंग से पढ़ाई जा रही है, तो आप उसका अच्छे तरीके से उपयोग लीजिए। आप क्लासेस को टाइम टू टाइम देखिए। आपके पास अगर PDF अवेलेबल नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी डालिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्पेशली हमारी क्लासेस की सारी डिटेल्स हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल रही है, तो प्लीज़ उसका यूज़ करते रहिए और जहाँ डाउट है आप मुझे बताते रहिए। वृहत संचलन में सेलों के द्वारा मलबा, चाहे वह शुष्क हो, नम हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर होते हुए प्रवाहशीलता में हिमानी, लहरें, धाराएं, वायु लिंबित और आदि क्षेत्रों में क्या करता है, ढालों को ढोता रहता है। और वस्तुतः अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि अगर हम कहें कि जितने भी धरातल पर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अपर्दन सबसे बड़ा रिसोर्सेज है उसको परिवर्तित करने में। तो आई होप आपको अब अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण इसमें सही कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल से हम ये चीज़ कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, अपर्दन का कारण क्या था उसकी मैंने एनिमेशन भी देखी, अपक्षय कैसा होता है वो भी हमने समझ लिया। तो अपर्दन के द्वारा वायु प्रवाहशीलता, जल, हिमानी, लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इसमें से प्रथम 3 कारक हैं जो जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आप जानते हैं जलवायु के इन 3 नियंत्रित कारकों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? जलवायु के 3 नियंत्रित कारक कौन से हैं? अपर्दन के 2 अन्य कारक हैं लहरें, धाराएं और भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। बिल्कुल
जो हमारी भूमि का जल है वो हमारी जलवायु से कैसे इफेक्ट होगा। आप खुद सोचिए, जलवायु बाहरी क्षेत्रों को प्रभावित करती है तो वो आंतरिक हिस्से को कैसे प्रभावित करेगी। जल जो है हमारा, भूमि वाला जो जल है वो जलवायु क्लाइमेट से इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारी जो लहरें हैं, समुद्र की जो भी लहरें उठती हैं, जो भी धाराएं उठती हैं, वो धाराएं हमारे भूमिगत जल हमारी जलवायु से प्रभावित होती हैं। जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र के आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल कास्ट आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि चूनाकृत जो आकृति है, सेल खड़ी जो भी है वो यदि हमारे शैलों में जल के द्वारा कोई आकृति बनने की या ऑब्जर्व करके उसको सो के एक स्थिति का निर्माण कर सकती है, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, एक कास्ट आकृतियों का निर्माण होगा, चूनाकृत आकृतियाँ बनेगी जो भूम जल से बनेगी। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। यानी हम आगे वाला जो चैप्टर है हमारा ये यही बताएगा कि अपरदन के द्वारा, इरोजन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बन रही है। निक्षेपण अपरदन का ही परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण किसी कारक का कार्य नहीं होता, अपितु ये स्थूल और बाद के सूक्ष्म पदार्थों को निक्षेपित होता है। यानी डिपोजिशंस जो है हमारा भूभाग वाला जो क्षेत्र है, उस निक्षेपण का मतलब ये क्या होता है, ये अपरदन का ही एक परिणाम है। ढाल में जब कमी आ जाती है तो अपरदन के कारकों की वजह से अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तो जो भी ढाल है हमारी, जो स्लोप बन रही है, उसमें अगर कमी आ जाती है तो अपरदन का वेग क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और उसी के कारण क्या होता है कि जो भी अवसाद होंगे वो निक्षेपण करना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि निक्षेपण क्या है, तो निक्षेपण कोई कार्य नहीं होता है, ये एक स्थूल के बाद सूक्ष्म पदार्थों को क्या कर देता है और निक्षेपित करना प्रारंभ कर देता है। ये एक निम्न भूभाग की प्रक्रिया है। और इसी के साथ अपरदन में जो प्रवाह युक्त जल है, हिमानी है, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल, ये सभी निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। तो जो ढाल की प्रक्रिया में प्रवणता को कम कर देता है, ढाल की कमी के बाद जो पदार्थ में परिवर्तन होता है वो निक्षेपण कहलाता है। अपरदन और निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन आप अगले अध्याय में करेंगे। बृहद संचलन एवं अपरदन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। बिल्कुल दोनों एक ही माने जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों में अपक्षय के बिना पर्याप्त अपरदन संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस लेवल पे अगर हम कहें कि तो शैलों में, चट्टानों में अपक्षय के द्वारा, मलबों के द्वारा जब वो इकट्ठा होकर एकत्रित हो जाते हैं, उनके इकट्ठा होने की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु, जल और हिम के द्वारा परिवर्तन होते हैं, तो वो अपरदन की प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण। अब आप एक चीज़ समझिएगा, एक छोटा सा आपको मैं चक्र, जैसे हमने चट्टानी चक्र पढ़ा था, वो चट्टानों के निर्माण के बाद की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, मृदा का निर्माण। जो हमारी मिट्टी है, एक चट्टान होती है, उस चट्टान से ही मृदा का निर्माण होता है। अगर हम उसके क्षेत्र को कहें, इसका अगर फॉर्मेशन की स्थिति को समझें, तो चट्टानों से ही क्या बनती है, हमारी मिट्टी बनती है। चट्टानों में बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जिसे हम गोलास्म भी बोलते हैं, वो अपक्षय के द्वारा टूटते हैं और इकट्ठा होते हैं। के द्वारा टूटते हैं, वह इकट्ठा होते हैं। और जब ये पदार्थ इकट्ठा होते हैं, इन पदार्थों के इकट्ठा होने के बाद की जो प्रोसेस है, वो बड़े बड़े जो मिट्टी के कण होते हैं, वो पत्थर के कण होते हैं, छोटे गोलों में बढ़ जाते हैं, और ये इसमें धीरे धीरे क्या होता है, अपरदन होना शुरू होता है। वो हवा द्वारा, जल द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोए जाते हैं। तो जल के द्वारा ये जब इन पे पानी जाता है, तो मान लीजिए आप किसी मिट्टी के गोल में, अगर मिट्टी है और मिट्टी में अगर आप जल डालेंगे, तो उसके जो बड़े बड़े जो पत्थर वाले टुकड़े वाले, वो भी पिघल के क्या करेंगे, विलयन करना शुरू कर देंगे। तो विलयन की प्रक्रिया हमने रासायनिक अभिक्रिया में समझी थी। तो ये गोल विलयन करना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, इनके आकार में क्या होती है, एक स्थिति बदल जाती है,
और ये छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो हमारे क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। फिर उसके बाद इसकी जो स्थिति होती है, ये जैसे कि हमने दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे जल के साथ इसका विलयन होना शुरू होगा, ये आकार में और छोटी होती जाएगी और महीन होती जाएगी और फिर ये चिक्का का रूप ले लेगी, चिक्का, फिर क्ले, फिर हमारी बनेगी सैंड यानी मृदा। तो एक चट्टान से मृदा का जो प्रोसेस है, ये चट्टान में गोलास में पत्थर बनेंगे, पत्थरों के बाद ये और इसके कण टूटकर बड़े कण होंगे, जो मिट्टी बड़े कणों वाली मिट्टी कहलाती है। उसके बाद ये क्ले बनेगा, चिक्का बनेगी, चिक्का जो दोमट चिपचिपी होती है। उसके बाद जब इसका इरोजन और होगा तो ये सैंड बन जाएगी, एक महीन स्थिति ले लेगी, वो हमारा मृदा का निर्माण। अब उसका पूरा प्रोसेस किसमें, इसी के प्रक्रियाओं के अपक्षय अपरदन के कारण ही है, इसीलिए हमने इनको पढ़ा था बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे मृदा का निर्माण। ये जो प्रोसेस है, ये इसकी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मृदा एक्चुअल में कैसे फॉर्मेट होती है और उसकी स्थिति क्या रहती है। और आई थिंक वो हमारा लास्ट क्लास होगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। एंड मेरे को लेके अगर आपको कुछ भी रहता है कि नहीं मैम आप ऐसा नहीं पढ़ा रहे हो या ऐसा कुछ है, तो वो भी बताइए, क्योंकि एक स्टूडेंट ही एक टीचर को एक मोटिवेशनल देता है। आप हालांकि अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाती तो आपके डाउट्स आप मुझसे शेयर कर पाते, मैं आपके फेस देख के भी समझ पाती कि आपको कितना समझ में आया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के द्वारा ही समझ सकती हूँ कि आपको कहाँ इश्यूज़ रह रहे हैं, कहाँ आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो आप मेरे एफर्ट्स में अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि एज ए लर्नर मैं जितनी अपने आप को एज ए लर्नर ही मान रही हूँ और एजुकेटर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। तो प्लीज़ एज अ फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में उसी मोटिवेशन के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।